नमस्ते जी, नमस्ते। शुरू करें? छोटा सा ही टॉपिक है। नोट्स जो वो अपडेट कर दिए गए हैं। लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज फाइनेंसिंग देखो, ऑप्शन है अलग अलग तरीके से। एक तो क्या है, जैसे ये सप्लायर है और कोई असेट खरीदनी है, तो एक तो पहला ऑप्शन तो क्या है कि आप जाइए, ये बायर है, ये एक तो जाए और इसको पैसा दे और इसके बदले में जो वो असेट लेके आ जाए। क्लियर है? लेकिन अगर इसके पास पैसों की शॉर्टेज है, ये पैसा जो वो शॉर्टेज है या फिर पैसा जो वो चाहता है कि इतनी एसेट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, इतना जो वो उसका इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, या फिर जैसे कोई ऐसी एसेट है जो उसके लिए इतनी ज़्यादा समय तक यूजफुल नहीं है। जैसे कोई आदमी ऐसा है जिसको गाड़ी जो वो थोड़े टाइम में चेंज करने की आदत है और उसको साल भर गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, तो वो खरीदेगा तो उसके लिए जो सही नहीं रहेगा। या फिर जैसे कोई स्टूडेंट है जो अपने गांव से बाहर आया है कोई सिटी के अंदर और वहां पर उसे रुकना है, तो उस रहने के लिए घर खरीदना उसके लिए फिजिबल नहीं है, तो उसके इसके अंदर वो क्या कर सकता है, उसे किराए पर ले सकता है। तो ये जो है, ये किराए पर लेना, ये आपका क्या है, एक लीज रेंट है। लीज रेंट के अंदर क्या है, कहने का मतलब क्या है, ओनरशिप देखो दो पार्टी रहेगी, एक तो लेसर और एक लेसिंग। लेसर क्या है, असेट को लीज पर देने वाला। और लेसी कौन है, असेट को लीज पर लेने वाला। ये दो पार्टियां हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर क्या करेगा, एक आदमी जो है वो दूसरे के पास जाएगा और उसको कहेगा कि मुझे जो वो असेट चाहिए, तो वो कहेगा कि भाई पैसा दो और खरीद लो। वो कहेगा मुझे खरीदनी नहीं है, मुझे सिर्फ इसे इस्तेमाल के लिए लेना है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ की पॉइंट होंगे। एक तो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी, पेमेंट स्पेसिफाइड पीरियोडिक पेमेंट होंगे। जैसे रूम किराए पर लेते हैं तो हर महीने जैसे 5,000 रुपये, तो ये क्या है, पीरियोडिक, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं, ओनरशिप जो वो लेसर के पास ही रहेगी, मतलब जो मालिक है उसी के पास रहेगी। वो क्या करेगा, अपने एसेट जो है वो इस्तेमाल करने के लिए देगा। तो उसके बाद में क्या होगा, असेट इस्तेमाल करने के लिए प्रोवाइड की जाएगी। भाई मात्राएं हिंदी के इधर उधर हो तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिए। फायदा क्या है, देखो लेसर जैसे मैं जो है वो असेट लीज पे दे रहा हूँ, तो पहली बात मुझे फायदा क्या है, मेरी रिस्क कम है। रिस्क कैसे कम है, क्योंकि असेट मेरे नाम पे है। तो अगर कल को जैसे आप मेरे से कोई असेट जो वो लीज पे लेके गए और कल को आप जो मेरे को पेमेंट नहीं दो, तो उस केस के अंदर मैं एसेट जो वापस ले सकता हूं, उसमें मेरे को आसानी रहेगी, क्योंकि ओनरशिप मेरी है, मेरे नाम पे एसेट है, तो मैं उसे आसानी से ले सकता हूं। क्लियर है? उसके बाद में मुझे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मुझे पैसा मिलता जाएगा, एसेट जो है वो आगे वाले को देने के लिए देने से। और दूसरा, अगर लेसी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जी जो चीज जैसे उसे खरीदनी है, खरीदने के लिए उसे एक तो बल्क अमाउंट चाहिए, अगर उसके पास बल्क अमाउंट नहीं है तो वो लीज पे ले सकता है। दूसरा, असेट उसके लिए कुछ पीरियड के लिए ही यूजफुल है, उसके बाद वो यूजफुल नहीं है, तो उस केस के अंदर
असेट अगर खरीदेगा तो फिर वापस उसे बेचेगा, बेचेगा तो उसके भाव कम होंगे, उसके बजाय वो क्या कर लेता है, उसको असेट को जो है वो कुछ समय के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले लेता है और उसके बदले में जो वो लीज रेंट उसको पेमेंट कर देता है। तो दोनों के लिए एक तरीके से फायदे का सौदा रहता है। लीज रेंट कितना होगा, वो असेट की वैल्यू कितनी, और वो उनके दोनों के बीच में एग्रीमेंट किस तरीके से, वो उनके नेगोशिएशन पे, उनके बात पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? इसके अंदर जो मेनली हमें सबसे पहले जो चीज देखनी है वो देखनी है कि लीज के प्रकार कौन कौन से, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। समझिएगा, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। समझ आ रही बात? कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कई बार कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल के लिए दी जाए, कोई 5 साल के लिए दी जाए, कोई 15 साल के लिए दी जाए। वो एसेट कितने की है, एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, और आगे वाले को उसको कितने समय तक इस्तेमाल करना है, वो उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होगा। समझ पा रहे बात? जैसे अपन कहे कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रखा जाएगा, वो उनके बीच का लुकआउट है, वो जो भी उनके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होगी उसके हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से उनका नेगोशिएशन होगा उससे फर्क पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कितना समय रखा जाए। समझ आ रही बात? बोलने में जो तेज होगा उसको फायदा होगा, अगर जैसे लेसिस जो वो तेज होगा बोलने में तो उस केस के अंदर वो लीज रेंट कम भी करवा सकता है। लेसर अगर बोलने में तेज हो गया तो वो लीज रेंट ज्यादा भी ले सकता है। क्लियर है? तो यहां बात करें तो यहाँ लीज के टाइप के अंदर सबसे पहले जो मुख्य दो आते हैं वो आते हैं, दो लीज आती है आपकी, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। देखो सीधा समझिएगा, फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या है, जब असेट लीज पर दी जाए, फाइनेंशियल इनकम अर्न करने के लिए, या फिर हम इसको कहते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होते हैं। एक एग्जांपल लिख दीजिएगा ताकि आपको इससे पता चल जाए। देखिएगा, समझिएगा, फाइनेंशियल लीज जो है वो क्या है, फाइनेंशियल लीज क्या है, ऐसी लीज जिसके अंदर एसेट जो है वो लीज पे दी जा रही है, लेकिन जो लेसर है वो किस कारण से दे रहा है, जब एसेट लीज पर दी जाए फाइनेंशियल इनकम को अर्न करने के लिए। जैसे समझिएगा एग्जांपल से, ये मान लीजिए कोई जो है वो गाड़ी है और ये खरीदनी थी, और उसके इसके अंदर अपने पास पैसा जो वो था नहीं। हमने पूछा कितने की है, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की। हमने कहा कि हम पैसा जो टुकड़ों में दे, तो उन्होंने कहा 10 लाख रुपए है रोकड़, तो पकड़ो और गाड़ी लेके जाओ, नहीं तो आप निकलो। तो हम क्या किए, हमने कहा कि यार ये तो 10 लाख वाला मामला तो है नहीं। तो उस केस के अंदर हम जो वो यहाँ से गए, मान लीजिए सीधा जो वो एसबीआई बैंक के पास, और हमने एसबीआई बैंक को कहा कि बैंक बैंक ये गाड़ी आप खरीद लो। तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी खरीद लूं, क्यों? उन्होंने कहा कि एक बार खरीद लो। उन्होंने कहा कि क्यों खरीद लें, जब मेरा काम जो है वो अच्छा चल रहा है, मैं लोगों से पैसा देता हूँ, पैसा लेता हूँ, ब्याज कमाता हूँ वगैरह, ये काम मेरा सही चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये गाड़ी जो है वो आप खरीद के मुझे हाथों हाथ जो क्या कर दो, मुझे हाथों हाथ क्या कर दो, आप
मुझे आप हाथों हाथ क्या कर दो, इस गाड़ी को लीज पर दे दो, मुझे इस गाड़ी को क्या कर दो, लीज पर दे दो। समझ आ रही बात? तो अब एसबीआई बैंक वाला मान लीजिए इस गाड़ी को खरीद के लीज पे देगा, तो क्या एसबीआई बैंक वाला इस गाड़ी के अंदर डील करके उसमें ज्यादा पैसा कमा के, जैसे 5 लाख में खरीद के 7 लाख में बेच के, इस तरीके का मुनाफा कमाना चाहता है क्या? नहीं। वो किस तरीके से कमाना चाहता है? वो इस गाड़ी को देके और इसके ऊपर इंटरेस्ट की जो कमाई है वो करना चाहता है। तो यहाँ पर लेसर जो है उसका टारगेट जो है वो ऑपरेटिंग इनकम कमाने का नहीं है, मतलब कि इसको बिजनेस के तरीके से चला के इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने का नहीं है। इसमें जो इंटरेस्ट वगैरह का कंपोनेंट है, जो फाइनेंस प्रोवाइड करने की वजह से उसको जो कॉस्ट कॉस्ट जो वो रिकवर करता है, उस तरीके से जो वो क्या करना चाहता है, ये कमाई करना चाहता है। दूसरा, इसमें क्या होगा, रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मान लीजिए आप जो आज ये गाड़ी जो ले आए, ठीक है, बैंक वाले ने जो है वो आपको ये लीज पे दिलवा दी गाड़ी। कल को इस गाड़ी की जो है वो सर्विस करवानी हो, तो क्या आप बैंक के पास जाओगे, बैंक की गाड़ी की सर्विस करवा दो, या कल को गाड़ी के टायर चेंज करवाने, क्या आप ऐसा कहोगे बैंक ये गाड़ी जो है वो इसकी टायर जो वो खराब हो गए, टायर जो चेंज करो? नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि इस एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क और रिवॉर्ड है, मतलब इस एसेट से रिवॉर्ड क्या है, इस गाड़ी को चलाना, इसको यूज करना और एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारे जो फायदे हैं वो कौन लेगा? जो लेसी है, जिसने एसेट को लीज पे लिया है, वो लेगा। और उसके अलावा इससे रिलेटेड जो रिस्क है वो भी अब क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। किसको ट्रांसफर हो चुकी है? लेसी को ट्रांसफर हो चुकी है। अब कल को ये गाड़ी जो कहीं फिट हो जाए और उसके अंदर उसके कुछ खर्चा लगे या सर्विस करवानी हो, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, तो वो कौन करवाएगा? लेस ही करवाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इस एसेट से रिलेटेड सारे रिस्क और रिवॉर्ड जो ट्रांसफर हो चुके हैं। सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, नॉर्मली जैसे आज के टाइम के अंदर तो ओनरशिप भी ट्रांसफर होती है, अपन जो है एक लीज के एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपकी फाइनेंशियल लीज। तो सर ऑपरेटिंग लीज क्या होगी? ऑपरेटिंग लीज के लिए देखो, इसको डिफाइन किया है एस 19 जो है वो अकाउंटिंग का, वो उसमें ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के बारे में बात कर रखी है। ऑपरेटिंग लीज क्या है? सीधा लिखा, जो फाइनेंशियल लीज नहीं है। मतलब यहां पर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते। इसका एग्जांपल लिखिएगा, जैसे रूम किराए पर लेना। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है और वो जो है वो क्या हुआ, गांव से जोधपुर के अंदर आया, और जोधपुर के अंदर आके उसने क्या किया, एक घर जो है वो किराए पे लिया, या एक रूम जो है वो किराए पे लिया पढ़ने के लिए। जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ केस में हो सकता है, कुछ केस में ना भी हो। अभी बात करेंगे कहाँ कहाँ जो पता चलता है कि ये जो है लीज फाइनेंशियल लीज है। रूम किराए पर लेना, तो यहाँ पर समझिएगा, अब आप जैसे एक स्टूडेंट है और उसने क्या किया, ये रूम किराए पर लिया है, क्लियर है, जिसके अंदर मान लीजिए पानी की मोटर लगी हुई है, और कल को इस मोटर का चलन वोल्टेज जो ज्यादा है और ये मोटर जो वो जल गई, ये मोटर जो वो जल गई। क्या ये मोटर सही करवाने का काम ये स्टूडेंट करवाएगा? नहीं। समझ पा रहे बात? क्यों? क्योंकि ये असेट तो ट्रांसफर हुई है, लेकिन उससे रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड जो वो ट्रांसफर नहीं हुए। रिवॉर्ड ट्रांसफर हुए लेकिन कुछ हद तक, इसको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए जो ट्रांसफर हुए। समझ पा रहे बात? कल को इस रूम के अंदर कलर करवाना होगा, कौन करवाएगा? स्टूडेंट करवाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक जो रिस्क है और वो सारी की सारी अभी भी किसके पास है? उसी के पास है। यहाँ पर ये जो है ये क्या करना चाहता है? क्या कोई फाइनेंशियल इनकम कमाना चाहता है? क्या ये इसको पैसा उधार देके उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह की अर्निंग करना चाह रहा है? नहीं। इसको कौन सी कमाई करनी है? ऑपरेटिंग इनकम करनी है, कि भाई
रूम खाली पड़ा है और इसको किराए देने से मुझे कुछ जो पैसा मिल जाएगा। तो ये उसकी क्या है, एक तरीके से ऑपरेटिंग इनकम होगी, ना कि फाइनेंशियल इनकम। फाइनेंशियल इनकम मतलब लोन देके उसके ऊपर ब्याज लेने वाली इनकम नहीं है। ये उसको सामान जो इस्तेमाल कर, नमस्ते जी, ये जो है इसको गुड्स इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, एसेट इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, और उसके बदले में जो ये क्या कर रहा है, उसको उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम जो वो अर्न कर रहा है। क्लियर है, समझ पा रहे बात? यहाँ पर अब फाइनेंशियल लीज के अंदर जो कहा जाता है कि रिस्क और रिवॉर्ड जो ट्रांसफर होते हैं, तो कुछ उस ऐसे एग्जाम्पल होते हैं या कुछ ऐसे हिंट होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ये लीज जो है वो फाइनेंशियल लीज है। ये कुछ एग्जाम्पल है, बाकी और भी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यूजफुल लाइफ के सब्सटेंशियल पीरियड के लिए असेट को लीज पर देना। जैसे असेट जो है वो उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है, और यहाँ पर लीज दे दिया गया 9 साल के लिए। इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली ये असेट जो वो कौन यूज करेगा, वो लेसी ही यूज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेसर इससे जो है वो फाइनेंशियल इनकम अर्न करना चाहता है, क्योंकि असेट जो पूरी तरीके से इसको इस्तेमाल कौन करेगा, लेसी करेगा। सब्सटेंशियल का मतलब कि जैसे पूरा 100% ना भी हो तो 100 के अप्रोक्सीमेट हो। तो 10 साल के एसेट की यूजफुल लाइफ उसमें से, और उन्होंने अगर 10 साल के लिए वो लीज पे दे दी हो या फिर 9 साल के लिए दे दी हो, तो इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके से फाइनेंशियल लीज है। या फिर जैसे लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू एसेट के आज की कॉस्ट के बराबर या अप्रोक्सीमेट हो। जैसे हर साल जो वो 10,000 रुपये का जो उससे लीज रेंट लिया जाएगा 5 साल के लिए, और उनकी प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो मान लीजिए आती है 35,000, और एसेट जो उसकी वैल्यू जो वो 33,000 है या 34,000 है या 35 या 36,000, मान लीजिए 35,000 ही मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी एसेट की कॉस्ट जो वो किससे रिकवर की जा रही है, लेसी से रिकवर की जा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो लेसर है उसका इरादा यहाँ पर इंटरेस्ट की इनकम कमाने का है। तो इस केस के अंदर भी जो ये क्या दिखेगी आपको, एक तरीके से फाइनेंशियल लीज जो है वो दिखेगी। समझ पा रहे हो बात? या फिर एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसी को परचेज ऑप्शन दिया जाए, जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू से कम हो। जैसे मैंने जो वो आपको एक एसेट गाड़ी जो वो इस्तेमाल करने के लिए थी, मैंने कहा कि ये गाड़ी जो आप इस्तेमाल कीजिए, लीज पे ले लीजिए। आपने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि देखो 10 साल जो वो आपको लीज पे दे रहे हैं, 10 साल बाद में इस एसेट को आप चाहो तो खरीद लेना। अब 10 साल बाद मान लीजिए इसकी एस्टिमेटेड जो उस गाड़ी की एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो वो रहने वाली है 1,00,000 रुपए, और मैंने कहा कि 10 साल बाद अगर आप चाहो तो इसे मुझसे 2,00,000 रुपए में खरीद लो। इसका मतलब क्या है, मैं आपको इनडायरेक्ट तरीके से मना कर रहा हूँ कि मैं एसेट आपको नहीं दूंगा, क्योंकि एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू अगर 1,00,000 रुपए है और मैं आपको 2,00,000 रुपए के अंदर उस एसेट को लास्ट के अंदर बेचने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको एसेट सेल करने का इरादा नहीं है लास्ट में। लेकिन यहीं पर मैं आपको ऑप्शन दूं कि लास्ट के अंदर अगर एसेट जब इसकी लाइफ पूरी हो जाए, जब इसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 1,00,000 रहेगी, मैंने आपको कहा कि आप उस वक्त चाहे तो 40,000 रुपए में खरीद लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या, आप खरीदेंगे 1,00,000 रुपए की चीज 40,000 रुपए में मिलेगी तो खरीदेंगे। तो इसका मतलब क्या है, लेसर अल्टीमेटली एसेट जो लेसी को ही देना चाहता है। उस केस के अंदर ये जो है इस
इस तरीके की बात कर रहा है, इसका मतलब वो जो है किसके बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल लीज के बारे में कर रहा है। या फिर लीज पर देने दी जाने वाली एसेट जो है स्पेशलाइज्ड नेचर की हो। जैसे कोई एक ऐसी एसेट है, जैसे मैंने पर्टिकुलर मेरे लिए जो एक तरीके से वैनिटी वैन बनवाई है, जिसके अंदर स्टूडियो वगैरह सारा कुछ उसी के अंदर जो वो सेट हो जाए, इस तरीके के, वो मेरे अलावा नॉर्मली मान लीजिए कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, आगे वाला अगर ऐसी एसेट जो हो उसके लिए लेसी को दिलवाएगा तो सीधी सी बात है वो क्या करना चाहेगा, फाइनेंशियल इनकम अर्न करना चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ऐसी स्पेशलाइज नेचर की एसेट जो वो वापस मेरे पास आ जाए और फिर उसको बेचने की झंझट जो वो मेरे पास आ जाए और मैं उसे बेचूं। क्लियर है। या फिर ओनरशिप जो वो ट्रांसफर हो, या फिर सीधा ही लिख दिया हो ओनरशिप लीज टर्म के एंड पर लेसी को ट्रांसफर हो, कि भाई 5 साल का लीज टर्म है, 5 साल बाद एसेट जो वो आपको ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसका मतलब भी क्या है, एसेट जो वो अल्टीमेटली कौन यूज करेगा, आगे वाला ही यूज करेगा लेसी। तो किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि एसेट जो वो अल्टीमेटली लेसी ही इस्तेमाल करने वाला है, इसका मतलब लेसर का एसेट के अंदर कोई जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि लेसर जो है वो फाइनेंशियल इनकम के अंदर इंटरेस्टेड है, वो फाइनेंशियल इनकम अर्न करना चाहता है। तो उस केस के अंदर हम उस लीज को क्या कहेंगे, फाइनेंशियल लीज जो वो कहेंगे। क्लियर है। फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो वो कोई भी तरीके का आपको हो डाउट बता दीजिए। क्लियर है यहां तक का। क्लियर है। सेल एंड लीज बैक, मान लीजिए इस आदमी को क्या है, पैसों की जरूरत है। ठीक है, ये इस आदमी के पास गया और इसको कहा कि मुझे जो है क्या कीजिए, कुछ पैसा जो उधार दीजिए। क्लियर है। इस आदमी ने कहा नहीं भाई मैं पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि कल को तुमने पैसा नहीं दिया वापस तो उस केस के अंदर क्या करेंगे। ठीक है, तो हम किस तरीके से पैसा रिकवर करेंगे, तो मेरे को जो है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं, मैं पैसा जो उधार नहीं देने वाला। दूसरे दिन ये वापस गया, दूसरे दिन ये जब गया तब ये क्या किया, इसके पास एक महंगी गाड़ी थी, वो गाड़ी लेके गया, और गाड़ी लेके गया और उसने कहा कि भाई कुछ पैसा उधार दे दो। उसने कहा कि पैसा उधार तो दे दूं, लेकिन अल्टीमेटली अगर कल को नहीं रिकवर हुआ तो उस केस के अंदर क्या करेंगे। तो इसने कहा कि एक काम करो, ये मेरी जो कार है इस कार को तुम क्या कर लो, खरीद लो, इस कार को तुम क्या करो, खरीद लो। इसने कहा मैं क्यों खरीदूं, मेरे को कार की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि कार जो है उसको खरीद के हाथों हाथ मुझे क्या कर दो, वापस लीज पे दे दो। कार को तुम क्या करो, बाय करो, और हाथों हाथ मुझे क्या कर दो, वापस लीज पे दे दो। हमने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि इससे होगा ये कि मैं कार से आया हूं, वापस कार लेके जाऊंगा। ठीक है, कार जैसे ही आपको सेल करूंगा, ओनरशिप जो है वो क्या हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। उसने कहा बिल्कुल ओनरशिप आ जाएगी, और कार बेचूंगा तो इसके बदले में आप मुझसे मुझे क्या कर देना, जैसे कार की कीमत है 5 लाख रुपए, तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए जो मुझे दे दो। क्लियर है। और मैं आपको क्या कर दूंगा, इसे 50-50 हजार करके आपको किस्तों के अंदर 11 किस्तें लौटा दूंगा। 5-50 जो 50 हजार एक्स्ट्रा ब्याज का जो लौटा दूंगा, तो 5-50 जो वो मैं आपको लौटा दूंगा। इससे होगा क्या, कार के मालिक आप हो गए, इस वजह से आपको अगर मैं पेमेंट नहीं करूं तो उस केस के अंदर जब चाहो मेरी कार जो जब्त कर दो।
मुझे क्या फायदा होगा, मैं कार लेके आया हूँ, कार वापस मैं लेके जाऊंगा, मतलब जो असेट थी वो असेट मेरे पास ही रहेगी, मैं ही उसे इस्तेमाल करूंगा। दूसरा, मेरे को पैसों की जरूरत है, मुझे पैसा मिल जाएगा और मैं आपको पैसा वापस धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। समझ पा रहे हो बात? तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल एंड लीज बैक। क्लियर है भाई? क्लियर है? इसके अलावा एक होती है जिसे हम कहते हैं लिवरेज लीज। कौन सा वाला, ये वाला? देखो भाई, ये जैसे एक बंदा है, इसके पास कार है, ठीक है, ये कार लेके गया, इसके पास कि पैसा उधार दे दो। इसने कहा कि पैसा उधार तो दे दूं, लेकिन मेरे को क्या गारंटी कि कल को तुम पैसा दोगे? उसने कहा कि एक काम करो, कार मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में। उसने कहा कि ठीक है, ये खरीद ली, ये गाड़ी के कागज मेरे नाम पे, ये 5 लाख रुपए आपके पास। फिर इसने कहा कि अब इस गाड़ी को वापस मुझे क्या कर दो, लीज पे दे दो। मैं इसे क्या करूंगा, 50,000 की 11 किस्तों के रूप में आपको वापस पेमेंट कर दूंगा। तो अल्टीमेटली कार क्या होगी, जैसे मैं आपके पास आया, मैंने कहा मेरे को पैसों की जरूरत है, पैसे दो। आपने कहा दे तो दे, लेकिन क्या गारंटी आप कल को पैसा वापस दोगे? हमें तो एक तरीके से सेफ्टी नहीं है। हमने कहा कि मेरी जो गाड़ी है वो क्या करो, आप खरीद लो। आपने कहा कि हम क्यों खरीद ले? हमने कहा कि पूरी सुनो, आप गाड़ी को खरीदो और हाथों हाथ मुझे लीज पे दे दो। जैसे ही आप गाड़ी खरीदोगे तो उसके के अंदर ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बदले में आप मुझे पैसा दे दो, 5 लाख रुपए जैसे गाड़ी की कीमत है, तो 5 लाख मुझे दे दो। फिर हाथों हाथ वापस मुझे लीज पे दे दो, तो गाड़ी वापस क्या हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, और इसका पेमेंट मैं क्या कर दूंगा, धीरे धीरे लीज पे के रूप में आपको वापस दे दूंगा। क्लियर है? तो इससे होगा क्या, आपके पास गाड़ी की ओनरशिप आ गई। अगर कल को पैसा मैं नहीं दूं तो गाड़ी वापस आप लेके चले जाना। और मेरे लिए फायदा क्या हो गया, 5 लाख रुपए एक बार इसके बेचने से पैसे मिल गए, और उसको मैं धीरे धीरे लीज के अंदर जो वापस दे दूंगा। क्लियर है भाई? लिवरेज लीज, जैसे इसके अंदर क्या है, ये एक लेसर है, लेसर के पास क्या है, एक असेट है। लेसर के पास क्या है, एक असेट है। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, लेसर के पास एक असेट है। लेसर क्या कह रहा है कि मेरे को पैसों की जरूरत है। लेसर क्या कह रहा है, मेरे को पैसों की जरूरत है। तो ये क्या गया, किसी और के पास गया, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास गया। उसने कहा कि मुझे क्या कर दो, लोन दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो क्रेडिट वगैरह जो है वो पहले से बेकार है, तो कैसे दे दें? उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप मुझे जो वो लोन दो, और इसका जो है बदले में मैं क्या करूंगा, जैसे ही आप मुझे लोन दोगे उसके साथ ही मैं क्या कर दूंगा, इस एसेट को क्या कर दूंगा, लीज पे दे दूंगा किसी को। इसको क्या कर दूंगा, लीज पे दे दूंगा। क्लियर है? जैसे एसेट जो है उसका 80% आप मुझे जो मान लीजिए लोन कर दीजिए। जैसे 1 करोड़ की एसेट है तो 80 लाख का मुझे लोन कर दीजिए। ये 1 करोड़ की जो एसेट है वो मैं आगे क्या कर दूंगा, लीज पे दे दूंगा। ये जो लेसी है, ये जब लीज रेंट देगा तो ये क्या कीजिएगा, पहले आप अपने पास लीजिएगा। ठीक है? इसमें से आपका जितना बनता है उतना आप अपना काट लीजिए, और बाकी का जो एक्स्ट्रा बचे ना वो मुझे पे कर दीजिएगा। जैसे किस्त जो आगे वाला, जैसे जो मान लीजिए हर महीने जो 1 लाख किस्त देगा, इसमें से 1 लाख की किस्त देता है, उसके अंदर 80,000 रुपए इसके बनते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। तो 80,000 तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना रख देगा, और 20,000 रुपए जो वो क्या कर देगा, इस लेसर को ट्रांसफर कर देगा। तो लिवरेज लीज क्या कहता है, जिसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए। लेसर जो है वो क्या करता है, लोन लेके एसेट को क्या कर देता है, लीज पे दे देता है। लेसी जो है वो किराया देता है या लीज रेंट देता है। वो जो लीज रेंट देता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या कई बार इसके बीच में एक ट्रस्टी भी बना दिया जाता है, ग्रुप ऑफ ट्रस्टी, जो क्या करता है इनके बीच में बांट देता है। वो जैसी भी उनकी बीच की कॉन्ट्रैक्ट, ये किराया देगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जितना बनता है पैसा ब्याज वगैरह का और इंस्टॉलमेंट का, उतना वो अपने पास रख लेगी, और बाकी जो क्या कर देगी, लेसर को दे देगी। क्लियर है भाई? यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? उसके बाद में एक है
सेल को इंक्रीज करने के लिए लीज पर देना। जैसे नॉर्मली ये, या तो आजकल आप देखते हैं गाड़ी वगैरह, जैसे अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं आता तो गाड़ी कितने खरीद पाते हैं, रोकड़ कैश कितनों के पास होता, 10-10 लाख 15-15 लाख की गाड़ियां जो वो खरीदने के लिए उनके लिए मुश्किल हो जाती है, घर खरीदना मुश्किल हो जाता। उस केस के अंदर वो क्या करते हैं, गाड़ी बेचने वाले गाड़ी की सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लीज वगैरह का ऑप्शन अगर लिखे हैं जिसके अंदर जो लीज, फाइनेंशियल लीज या ऑपरेटिंग लीज जिस भी तरीके से, तो वो क्या कहलाएगी, सेल एड लीज। सेल को बढ़ाने के लिए जो वो लीज पर दे रहे हो आप, तो उस केस के अंदर जो क्या कहा जाएगा उसे, सेल एड लीज। उसके बाद में वो है क्लोज एंड लीज एंड ओपन एंड लीज। क्लोज एंड लीज का मतलब क्या है, लीज टर्म के एंड पर असेट वापस लेसर को जाएगी। और ओपन एंड का मतलब क्या है, लीज टर्म के एंड पर लेसी के पास ऑप्शन होगा वो चाहे तो परचेज करें या रिटर्न करें। ओपन एंड का मतलब क्या है कि जैसे लीज टर्म है 5 साल का, तो इस तरीके का एग्रीमेंट है कि भाई 5 साल आप एसेट को इस्तेमाल कीजिए, 5 साल के बाद एसेट की एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू मान लीजिए 50,000 रहेगी, कि 50,000 में आप चाहे तो इस एसेट को 50,000 दे के अपने पास रख लेना, खरीद लेना, या फिर वापस दे देना। तो क्या है, ओपन एंड लीज, मतलब कि लेसी के लिए ओपन एंड है, वो चाहे तो उसको खरीदे, चाहे तो उसको रिवर्स कर दे, वापस कर दे। लेकिन क्लोज एंड के अंदर क्या है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब लीज टर्म खत्म होगी 5 साल बाद, उसके बाद में आपको असेट जो क्या करनी होगी, लेसर को देनी ही होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज एंड कहेंगे। उसके बाद में है, ये सिंपल से ये इनके नाम से ही पता चलता है, एक तो होती है डोमेस्टिक लीज और एक होती है इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक लीज का मतलब क्या है, लीज की जो भी पार्टीज है, लेसर लेसी और वगैरह जो भी है, सप्लायर वगैरह, लीज की पार्टी सेम कंट्री की है। देने वाला जोधपुर का लीज पे, लेने वाला जोधपुर का, या देने वाला जोधपुर का, लेने वाला जो वो दिल्ली का, तो उस केस के अंदर जो वो क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक लीज हो जाएगी। लेकिन अगर लीज पार्टी जो है वो अलग अलग कंट्रीज के है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लीज। कि भाई एक जैसे लेसर जो है वो मान लीजिए अमेरिका का है, और लेसी जो है वो इंडिया का है, तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएगी, आपकी इंटरनेशनल लीज। इसके अंदर इंटरनेशनल वाले में दो बाइफर्केशन और कर रखे हैं, एक इंपोर्ट लीज और एक क्रॉस बॉर्डर लीज। इंटरनेशनल लीज के अंदर क्या होगा, लेसर और लेसी तो क्या है, सेम कंट्री में है, लेकिन असेट का जो सप्लायर है वो डिफरेंट कंट्री में है।
और इसमें क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर में लेसर एंड लेसी अलग अलग कंट्री के हैं। ऊपर वाले में देखो इम्पोर्ट लीज के अंदर जैसे मान लीजिए मैंने जो वो पहले एमबीबीएस की, उसके बाद में पीजी की, और पीजी जो है वो रेडियोलॉजी के अंदर की, मैं बहुत अच्छा खासा जानकार हो गया और मुझे जो असेट खरीदनी है, अपना हॉस्पिटल लगाना है। असेट जो मान लीजिए जर्मनी में मिलती है, मैं एसबीआई बैंक के पास गया, मैंने कहा कि बैंक बैंक वो एक असेट है, वो खरीद के मुझे लीज पे दे दो। तो लेसर और लेसर दोनों तो सेम कंट्री के हैं, एसबीआई बैंक और मैं तो दोनों इंडिया के हैं, लेकिन जो सप्लायर है वो जो है वो कहाँ का है, जर्मनी का है। तो उस केस के अंदर वो क्या होगी, इम्पोर्ट लीज। क्रॉस बॉर्डर लीज कहा जाता है जब लेसर और लेसी जो वो दोनों अलग अलग कंट्री के, जैसे मुझे जो कोई एसेट खरीदनी थी और जो लेसर है वो क्या है, एसेट जो वो लीज पे लेनी थी, और जो लेसर है वो अमेरिका का है या कोई और कंट्री का है, तो वो क्या कहलाएगी, क्रॉस बॉर्डर लीज कहलाएगी। क्लियर है यहां तक का? क्लियर है? एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इन इनकम टैक्स में क्या होता है, डेप्रिसिएशन तो लेसर को अलाउड होता है और लीज रेंट एज एन एक्सपेंस लेसी को अलाउ होता है। समझिएगा, देखो इनकम टैक्स के अंदर क्या है, डेप्रिसिएशन किसको कौन क्लेम कर सकता है, असेट का ओनर जो है वो क्लेम कर सकता है। चाहे फाइनेंशियल लीज है तो भी असेट जो है उसकी ओनरशिप जो किसके पास रहेगी, लेसर के पास रहेगी। तो इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन कौन क्लेम कर पाएगा, लेसर जो क्लेम कर पाएगा। और लीज रेंट जो है, जो लेसी है वो क्या करेगा, लीज रेंट देगा। तो जो लीज रेंट देगा उसका क्या मिलेगा उसे, एक तरीके से वो उसके लिए क्या होगा, एज एन एक्सपेंस होगा, और वो उसके लिए एज एन एक्सपेंस होगा, इस वजह से उसे क्या मिलेगा, उसका टैक्स में बेनिफिट जो वो मिलेगा। क्लियर है भाई? इसके बाद में लेसी जो है वो भी तो डिसाइड करेगा कि भाई मुझे लीज पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेसर जो है वो भी डिसाइड करेगा कि मुझे लीज पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोनों कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले दोनों क्या करेंगे, हर साल के होने वाले जो कैश आउटफ्लो और इनफ्लो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फॉर लेसिंग। लेसी के लिए जो वो लेसी जो वो क्या कर रहा है, असेट जो वो किराए पर ले रहा है, लीज पर ले रहा है, और उसके बदले में क्या कर रहा है, लीज रेंट का जो वो हर साल पीरियोडिक पेमेंट कर रहा है। तो इसके लिए ये क्या कहेगा, जैसे ये ईयर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या कहेगा, एक तो लीज रेंट पेड, कि भाई इतने का जो वो लीज रेंट पे किया। फिर अब यहाँ पर ये देख रहा है कि हमें असेट जो वो लीज पे लेनी चाहिए या खरीदनी चाहिए। असेट अगर खरीदते हैं तो उस केस के अंदर तो उसकी सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह क्या करवानी, हमें ही करवानी है। उसके अंदर तो कोई भी तरीके का चेंज जो वो नहीं है। अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई परचेज के अंदर कितना कैश आउटफ्लो है और
लीज पे कितना कैश आउटफ्लो है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जहां पर जो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आउटफ्लो की कम होगी उसे हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा रूल है। तो लीज रेंट जो है ये तो पे करना ही है लीज के अंदर। और उसके अलावा क्या होता है, कई बार जो लीज के अंदर जो लेसर जो क्या करवाता है, सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो खर्चा है वो क्या करता है, लेसर जो वो दे देता है। अगर रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा लेसी को देना है तब तो आप चाहे तो इग्नोर कर दो, क्योंकि परचेज करोगे तो भी आपको करना है और लीज पे लेते हो तो भी आपको करना है। तो ये तो दोनों में चाहे जोड़ो तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो वो कुछ आएगा नहीं भाई। मान लीजिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस पहले साल का 5,000 है, जो लीज पे लो तो भी आपको देना है और परचेज करते हो तो भी आपको देना है, तब तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इग्नोर कर सकते हो इनको। लेकिन अगर मान लीजिए परचेज करते हो तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको देना है, लेकिन अगर लीज पे लेते हो तो ये लेसर दे देगा, तो उस केस के अंदर ये आपकी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड, वो कब होंगे, इफ पेड बाय लेसर। अगर ये जो है वो लेसर पे करता है तो इसकी कुछ बचत हो जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। अब जैसे लीज रेंट आपने पे किया 10,000 रुपये और ये 2,000 रुपये की ये बचत हो गई आपकी, तो टोटल आपके 8,000 का खर्चा होगा। समझ पा रहे हो बात। 8,000 का खर्चा होगा तो खर्चा जो है उसका क्या होता है, आपको एक टैक्स में बेनिफिट मिलता है। समझ पा रहे हो बात, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। टैक्स में बेनिफिट कैसे मिलता है, ये 8,000 क्या करेगा, आपके इनकम को क्या कर देगा, 8,000 रुपये से कम कर देगा। मतलब आपके जैसे 80,000 कमा रहे हो, तो अगर ये नहीं होता तो उसके इसके अंदर 80,000 पे टैक्स देते 30% के हिसाब से, 8 तेरह 24। लेकिन अगर ये 8,000 का खर्चा मान लीजिए लिखते हो और अलाउ होता है तो उस केस के अंदर आपकी इनकम हो जाएगी 80,000 माइनस 8,000, 72,000। तो 72,000 का 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 72,000 का 30% टैक्स देना पड़ेगा आपका 21,600। तो आपका 24,000 की जगह 21,600 का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 2,400 रुपए की आपकी टैक्स की बचत हो जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स शील्ड कहते हैं। तो ये जो है वो क्या करेंगे, लेस करेंगे कि भाई 8,000 रुपए का जो है टैक्स शील्ड मिलेगी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्स एडवांटेज। ये जो है जितने का खर्चा हमारा लग रहा है उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है उतने अमाउंट का हमें क्या मिल जाएगी, टैक्स में फायदा मिल जाएगा। समझिएगा, जैसे ये 8,000 रुपये का खर्चा अलग हुआ तो 8,000 रुपये का 30% टैक्स रेट है, तो 8,000 का 30%, 8 तेरह 24, तो 2,400 रुपये। ये क्योंकि 8,000 रुपये आपका खर्चा अलग हुआ, मतलब 8,000 से आपकी इनकम कम कर दी, इनकम 8,000 से कम कर दी, मतलब कि इस 8,000 का 30% कितना हो गया, 2,400 रुपये की आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से टैक्स में बचत हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो अंडर लीज ऑप्शन। कि लीज ऑप्शन अगर लेते हैं तो ये हमारा कैश फ्लो होगा, आउटफ्लो। यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। लीवरेज लीज का मतलब क्या है, ऐसी लीज जिसके अंदर थर्ड पार्टी जो वो इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मेरे पास कोई एसेट है और मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा कि मेरे को लोन चाहिए। बैंक ने कहा कि लोन तो दे देंगे लेकिन पैसा वापस कैसे करोगे। हमने कहा कि पैसों की चिंता मत करो, मेरे पास एक एसेट है जो मैं क्या करने वाला हूँ, लीज पे देने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि लीज पे दोगे तो अल्टीमेटली किराया तो तुम लोगे, जो लीज रेंट है वो तुम लोगे। हमने कहा कि नहीं,
उनका जो लीज रेंट है वो आप लेना, आप अपना हिस्सा काट के बाकी का मुझे दे देना। समझ पा रहे बात? तो असेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो भी मार्केट वैल्यू होती है, उसका 70-80% जो क्या कर देती है बैंक, जो मुझे फाइनेंस कर देती है। फिर मैं असेट जो आगे लीज पे दे देता हूँ, लीज रेंट जो पहले बैंक के पास जाता है, बैंक अपना हिस्सा काट के बाकी का हिस्सा जो वो मुझे दे देता है। क्लियर है? समझ पा रहे बात कि भाई मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा बैंक बैंक मेरे को जो पैसा चाहिए, उन्होंने कहा पैसा दे देंगे, लेकिन पैसा आप वापस कमाओगे कहाँ, आपका बिजनेस तो कुछ चल ही नहीं रहा। उन्होंने कहा मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी एसेट है जिसे मैं लीज पे देने वाला हूँ, और लीज पे दूंगा तो लीज रेंट आएगा। क्लियर है? तो उन्होंने कहा लीज रेंट आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो आपके पास होगा। तो हमने कहा कि पहले आप ले लेना, आप काट के बाकी का मुझे दे देना। क्लियर है? इसके बाद में अगर हम बात करें लेसर की, लेसर की बात करें तो उसको क्या मिलेगा? सबसे पहले लीज रेंट मिलेगा, ईयर 1 2 3 4, ठीक है। उससे क्या मिलेगा? एक तो लीज रेंट मिलेगा, ये कि भाई हर साल जो इतना इतना लीज रेंट मिलेगा। अब इसके बाद में क्या होगा? इस लीज रेंट में से पहले तो वो क्या करेगा? डेप्रिसिएशन लेस करेगा। क्यों डेप्रिसिएशन लेस करेगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन का उसे फायदा मिलेगा, तो ये डेप्रिसिएशन ये लेस करेगा। ये इसने डेप्रिसिएशन क्या किया? लेस किया। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद क्या करेगा? वो इसमें से लेस करेगा टैक्स। फिर क्या करेगा? टैक्स जो वो लेस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट फ्रॉम लीज आफ्टर टैक्स। लेकिन अपने को तो प्रॉफिट चाहिए नहीं। एफएम के अंदर, एफएम के अंदर तो क्या चाहिए? कैश फ्लो। तो कोई ऐसा नॉन कैश आइटम है जो लेस हो चुका है क्या? हाँ हो चुका है, तो उसे क्या कर दो? वापस ऐड कर दो, ऐड डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या हो जाएगा? ये अमाउंट जो वो मिल जाएगा, जो कि आपका क्या कहलाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम लीज ऑप्शन टू लेसर। क्लियर है ये? क्लियर है? इसके बाद में डिसाइड कैसे करेगा कि भाई लीज पे दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? लेसर ये डिसाइड करेगा, और लेसी जो ये डिसाइड करेगा लीज पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्या करो? कैश फ्लो आपके पास आ चुके हैं, कैश फ्लो आ चुके हैं, तो आप क्या कर लीजिए? कोई भी मेथड जो इस्तेमाल कर दीजिए। नॉर्मली कौन से मेथड में से? तो आप या तो एनपीवी और आईआरआर दोनों में से कोई भी एक मेथड से जो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एनपीवी मतलब जो आपके कैश आउटफ्लो है, अगर लेसी के केस के अंदर, तो लीज के केस के अंदर जो आउटफ्लो उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, और परचेज के केस के अंदर जो आउटफ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कम आए, जैसे लीज ऑप्शन, ये यहाँ लिख भी देते हैं। लेसी क्या करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन, और इन दोनों में से क्या कर देगा? सेलेक्ट कर लेगा विच एवरेज लोअर के हिसाब से। क्लियर है? और आईआरआर अगर कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर वो रेट कैलकुलेट कर दो जिससे ये दोनों जो वो बराबर आ जाए, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट एसेट की जो कॉस्ट है उसके बराबर जो वो आ जाए, तो वो आईआरआर है। और आईआरआर अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जितने पे पैसा जो आपने रेज किया उससे ज्यादा है, तो उसके इसके अंदर आईआरआर जो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। नॉर्मल जिस तरीके से चलता है वैसा वैसा। और लेसर जो है वो क्या करेगा?
लेसर भी वैसा वैसा करेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अंडर लीज ऑप्शन और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन। और इसको पैसा मिल रहा है, इस वजह से ये क्या करेगा, जो ज्यादा जहां मिल रहा है वो क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर देगा। यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है भाई यहां तक का। इसके बाद में कई बार जो वो लेसी जो ये भी कैलकुलेट करता है कि भाई कम से कम जो वो कई बार जो क्या करता है, जैसे हम कहते हैं ब्रेक इवन लीज रेंट। ब्रेक इवन लीज रेंट का मतलब क्या है, लेसी जब ये ब्रेक इवन लीज रेंट कैलकुलेट करेगा तो वो क्या कहेगा कि ऐसा लीज रेंट जिसके अंदर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो परचेज करे और चाहे वो उसको लीज पर ले, दोनों ही केस के अंदर उसको, हाँ लेसर के लिए सेल ऑप्शन आएगा ना, सॉरी सेल ऑप्शन में वैसे सेल प्रोसीड मिल जाएगा शुरुआत के अंदर ही। लेसी जो वो क्या करेगा, ब्रेक इवन लीज रेंटल जो वो लेसी कैसे कैलकुलेट करेगा, लेसी कैलकुलेट करेगा, लेसी कहेगा कि भाई कितना किराया जो है वो ताकि मुझे लीज के अंदर जाने में कोई भी तरीके का ऐतराज ना हो, मतलब कि मैं चाहे लीज में लूँ असेट चाहे मैं उसे परचेज करूं, दोनों ही केस के अंदर मेरे जो टोटल कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू वो क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन लीज रेंट। वैसा वैसा जो लेसर भी कैलकुलेट करेगा, लेसर क्या कहेगा कि कितना लीज रेंट जो कम से कम मिलना चाहिए ताकि उसे क्या करे, एसेट की जो कॉस्ट है वो पूरी की पूरी उसे कवर हो जाए। जैसे एसेट 5 लाख की है और वो कितना लीज रेंट रखे, जैसे लेसर जो कैसे कैलकुलेट करेगा समझिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो अपन ने इस वजह से ज्यादा पढ़ा था शुरुआत के अंदर ध्यान से कि भाई 5 लाख जैसे एसेट की कॉस्ट है, वो कह रहा है कि कितना लीज रेंट रखे, जैसे 4 किस्तें देंगे और उसकी रेट जो वो मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 10% है, तो 1.10 प्लस ए डिवाइड बाई 1.10 की पावर 2 हर साल के अंत में है, और 4 किस्तें हैं तो 1.10 की पावर 3 और ए डिवाइड बाई 1.10 की पावर 4। तो ये क्या है, ये जो कैलकुलेट होगा मतलब क्या है, ये ऐसा लीज रेंट है जिस पर लेसी को जो वो जितना उसको मिलना चाहिए उतना मिल जाएगा, मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ना उसे प्लस होगा ना उसे माइनस होगा। तो ब्रेक इवन लीज रेंट पे हमेशा क्या होती है, एनपीवी एक तरीके से 0 होती है। लेसर है चाहे लेसी है, लेसी क्या कहेगा कि भाई मुझे जो देना है, सॉरी मुझे जो एसेट खरीदना है वो चाहे मैं परचेज करूं चाहे लीज पे लूं, अल्टीमेटली मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है वो बराबर है। और लेसर जो वो क्या कहेगा कि मुझे कम से कम कितना लीज रेंट मिल जाए ताकि मेरी जो है वो मेरी कॉस्ट पूरी तरीके से कवर हो जाए और एनपीवी जो मेरी 0 हो जाए। क्लियर है भाई यहां तक का। अब एक बार जो इसको यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बाकी जो अपन एक बार इसको नोट से देख लेते हैं। Lease financing, defining as the contractual arrangement transaction in which a party owning an asset, जिसके पास एक asset है या कोई equipment है, वो क्या करेगा, provides the asset for use to another, वो क्या करेगा दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए असेट जो वो ट्रांसफर करेगा, राइट टू यूज देगा, मतलब क्या वो उस असेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेसी को दिया जाएगा, जिसे हम लेसी कहेंगे।
ओवर ए सर्टेन फॉर ए अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी, फॉर कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक पेमेंट, और उसके बदले में वो क्या करेगा, असेट को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है और उसके बदले में वो क्या करेगा, पीरियोडिक पेमेंट लेगा, कि भाई 5-5 हजार हर महीने के देना, 10-10 हजार देना, जो भी, विथ और विदाउट फर्दर पेमेंट। उसमें आगे रिन्यूअल करवाया जा सकता है या रिन्यूअल नहीं करवाया जा सकता, वो वगैरह सारा लिखेंगे। इसे क्या लिखा जाता है, लीज को कहा जाता है डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द इकोनॉमिक यूज ऑफ एन असेट या इक्विपमेंट, मतलब कि असेट की ओनरशिप और उसका यूज जो उसका डिवोर्स हो जाना, इसे जो क्या कहा जाता है, लीज कहा जाता है। जैसे असेट जो है उसका मालिक मैं हूं, लेकिन मैंने जो उसको क्या कर दिया, लीज पे दे दिया, तो मालिक मैं हूं लेकिन उसे इस्तेमाल जो असेट को कोई और कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ओनरशिप, और उसके यूज का जो वो एक तरीके से डिवोर्स जो कहा जाता है। फाइनेंसिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, सेल एंड लीज बैक वगैरह, ये सारी सारी, इसके अंदर कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, जो सारा का सारा अपन ने कहा है वो ये लिखा है, ये समझिएगा। डायरेक्ट देखो, एक तो होता है सेल एंड लीज बैक, जिसके अंदर सेल करके अपन क्या करते हैं, वापस लीज पे लेते हैं। डायरेक्ट लीज का मतलब क्या है, सीधी सीधी, जैसे असेट है और मैं, मेरे पास एक असेट है और वो क्या करना, लीज पर देना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, दो तरीके की हो सकती है। एक तो इससे ध्यान रख लीजिएगा, ये सिंपल से ये वैसे, एक तो बाई और एक ट्री। बाई का मतलब क्या है, ऐसी लीज जिसके अंदर क्या हो, दो पार्टी हो, ऐसी लीज जिसके अंदर क्या हो, दो पार्टी हो। जो सप्लायर है वही क्या है, लेसर है, और एक लेसी है। जैसे आज के टाइम के अंदर आप देखते होंगे, जैसे रेनॉल्ट की अगर आपने गाड़ी ली हो या महिंद्रा की गाड़ी ली हो, तो उस केस के अंदर महिंद्रा जो गाड़ी बेच रहा है वही क्या कर रहा है, उसे फाइनेंस भी करवा रहा है। तो जो लेसर है वही जो असेट का सप्लायर भी है, तो मतलब कि लेसर और लेसी दो ही पार्टी है। और ट्रीज वाली जो है, मतलब तीन सिचुएशन क्या होगी, जैसे असेट जो है वो महिंद्रा की गाड़ी खरीदनी है, लेकिन फाइनेंस आपने करवाया एसबीआई बैंक से और गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो तीन पार्टी हो गई। महिंद्रा वाले जो इक्विपमेंट के सप्लायर है, लेसर जो है वो कौन है, एसबीआई बैंक है क्योंकि वो लीज पे दे रहे हैं, और लेसी जो है वो आप है, तो उस केस के अंदर उसे क्या कहेंगे, ट्री पार्टी लीज कहेंगे। और बाई पार्टी लीज कहेंगे जब दो ही होंगे। समझ पा रहे हो बात, महिंद्रा की गाड़ी महिंद्रा ही जो अगर लीज पे दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वही सप्लायर है, वही लेसर है, और दूसरी पार्टी हम लेसी है। अगर महिंद्रा से गाड़ी खरीद रहे हैं लेकिन हम जो लोन करवा रहे हैं एसबीआई बैंक से, तो उस केस के अंदर महिंद्रा की गाड़ी जो देने वाला है वो सप्लायर जो वो महिंद्रा का महिंद्रा मोटर्स है, और लेसर जो वो एसबीआई बैंक है, और लीज पे लेने वाले हम हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। इसके बाद में लिवरेज लीज, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, लोन लेके लीज पर देना, सेल एड, क्लोज एंड, ओपन एंड वगैरह, डोमेस्टिक, और ये सारा सारा डिस्कस हो चुका है। एडवांटेज क्या है, देखो लेसी के लिए क्या एडवांटेज है, कैपिटल गुड्स है, जो महंगा हो सकता है उसके लिए खरीदना, जो भारी पड़ सकता है उसको जो फाइनेंस पे ले सकता है आराम से। एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ना लोन लिया ना कुछ लिया, और एसेट जो वो इस्तेमाल कर रहा है और पेमेंट भी धीरे धीरे कर रहा है, तो एक तरीके का फाइनेंस भी मिल गया। नहीं तो अल्टीमेटली उसे एसेट खरीदने के लिए, जैसे 1 करोड़ की एसेट है तो 1 करोड़ का लोन लेना पड़ता और फिर जो वो एसेट खरीदना पड़ता, उसकी बजाय वो क्या कर दिया, एसेट ले लिया और 1-1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। लेस कॉस्टली है। ओनरशिप जो प्रिजर्व रहती है, ओनरशिप प्रिजर्व कैसे रहती है समझिएगा, जैसे 1 करोड़ की एसेट खरीदनी है, ठीक है, तो उस केस के अंदर मान लीजिए दो ऑप्शन है, या तो क्या करें 1 करोड़ रुपए इक्विटी इश्यू करके 1 करोड़ रुपए लें और फिर असेट खरीदें, या फिर 1 करोड़ असेट जो लीज पे ले लें। अगर 1 करोड़ जो है अपन इक्विटी इश्यू करके पैसा रेज करके फिर जो वो एसेट खरीदेंगे, तो हमारी ओनरशिप जो है वो क्या होगी, डाइल्यूट होगी, हमारा कंट्रोल जो वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। जैसे पहले हमारे पास 10,000 शेयर थे और 5,000 नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो पहले जिसके पास एक शेयर था उसका हिस्सा था 1/10,000, जो कि अब हो जाएगा उसका 1/15,000। तो ओनरशिप जो वो क्या होगी, डाइल्यूट होगी, कंट्रोल जो डाइल्यूट होगा। जबकि इस केस के अंदर जो है, लीज के केस में ऐसा नहीं होगा। अवॉइड कंडीशनलिटीज, लोन लोगे तो आगे वाला कंडीशन लगाएगा कि भाई आप ये करना, ये करना, इस तरीके से करना, वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो नहीं रहेगी।
फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चरिंग ऑफ रेंटल्स, जैसे कि मैंने कहा कि भाई मैं लीज रेंट दूंगा, लेकिन मेरे जो इन सालों के अंदर जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि उस केस के अंदर मैं उस टाइम में लीज रेंट ज्यादा दूं, ताकि मुझे टैक्स के अंदर ज्यादा फायदा मिले और मैं मेरा टैक्स का पेमेंट कम हो। तो इस तरीके से आप आपस में बैठ के बात कर सकते हैं, या फिर लेसर कह सकते हैं कि भाई लीज रेंट जो शुरुआत के सालों में जो तुम क्या करो थोड़ा ज्यादा देना, क्योंकि अभी जो है वो मेरे पास इनकम जो बहुत ज़्यादा शो हो रही है, प्रॉफिट जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ये सॉरी, वो कह रहा है कि कह सकता है लेसर, लेसर कहेगा कि शुरुआत के सालों में लीज जो कम देना। हमने कहा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि लीज रेंट कम रखेंगे, रीजन ये है कि मेरी दूसरी इनकम बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर से ये लीज रेंट और ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा टैक्स का बेनिफिट और ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए मैं ऊपर वाली स्लेब में चला जाऊंगा, उसकी बजाय आने वाले सालों में अगर मेरा जैसे इनकम जो कम होने वाली, तो मैं आने वाले सालों में वो लीज रेंट बढ़ा सकता हूँ, या फिर अभी जो है वो इसका जस्ट उल्टा हो सकता है कि भाई मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो मेरी इनकम ज़्यादा होगी, तो उस केस के अंदर आने वाले सालों में लीज रेंट जो कम करवा सकता हूँ, आज ज़्यादा करवा सकता हूँ, जैसी भी स्थिति। टैक्स का बेनिफिट मिलेगा दोनों को, लेसर को जो डिप्रिसिएशन का मिल जाएगा और लेसी को जो वो लीज रेंट का मिल जाएगा। ऑब्सोलेंस रिस्क इज अवॉइडेड। अब ये जो वो लेस लेसी के लिए बात कर रहे हैं, लेसी जो उसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्सोलेंस रिस्क जो वो अवॉइडेड हो जाएगी। मतलब कि जैसे मैंने कोई असेट खरीदी और कल को जो वो क्या होगी, टेक्नोलॉजी या किसी भी कारण से मार्केट से आउटडेटेड हो गई, तो उस केस के अंदर अगर मैंने खरीद रखी है तब तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन अगर मैंने लीज पे ले रखी है तो मुझे ऑब्सोलेंस का कोई भी रिस्क नहीं है। मुझे एसेट को लीज पे ले रखा है, किराया दे रहा हूँ, जिस दिन मेरे को नहीं पसंद आएगी तो उस केस के अंदर मैं एसेट को वापस रिवर्स भी कर सकता हूँ। लेसर के लिए फुल सिक्योरिटी, क्योंकि ओनरशिप उसके पास है, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब जैसे उसने पैसा जो वो 10% पे उठा रखा है और लीज रेंट पे वो 15% कमा रहा है, तो उस केस के अंदर उसको ये फायदा मिलेगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट फंड का इस्तेमाल करके वैल्यू को बढ़ाना। तो यहाँ पर जैसे उसने 10% पे पैसा लिया है और आगे जो लीज रेंट पे 15% कमा रहा है, तो 5% ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लिमिटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ इक्विपमेंट। अब भाई किराए की चीज है तो आगे वाला जो क्या कर सकता है, कुछ चीजें जो वो अ, उसके ऊपर रोक लगा सकता है। जैसे रूम किराए पे लेते हैं तो आपको पता है कि भाई मकान मालिक जो 10 बातें कहता है कि भाई आपको रात को गेस्ट जो कोई आ जा नहीं सकता है, रात को जो बाहर नहीं घूमोगे, जैसे बैचलर जो भी रहते हैं उनके बैचलर नहीं रहोगे, और पार्टी सार्टी नहीं करोगे, इस तरीके के वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन जो वो लगाए जा सकते हैं। क्लियर है भाई, ऐसा लगाते ही है ना कि जब भी आप रूम रेंट पे लेने जाते हो तो आपको पता ही है ये सारी चीजें। लेसी नेवर बिकम द ओनर, ठीक है। वैसे नेवर बिकम का मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये लिमिटेशन में लिखा है, बाकी लास्ट के अंदर जो ट्रांसफर भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉल्ट, कई बार लेसी जो उसका पेमेंट करने से मना भी कर सकता है, या फिर मतलब कि वो ना भी दे तो फिर वो माथाफोड़ी वाला काम हो जाता है। डेप्रिसिएशन और लीज रेंट का किसको किसको फायदा मिलता है, ये जो टैक्स शील्ड और ये सेम एज इट इज लिखा था, ये दो मेथड है। नॉर्मली रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो वो बोर्न बाय लेसी, मतलब लेसी देता है। अगर वो लेसी दे रहा है तो उस केस के अंदर इसमें भी लेसी को देना है, और अगर वो खरीदेगा तो भी लेसी को देना है, तो उस केस के अंदर दोनों में ही पेमेंट करना है तो वो इग्नोर कर सकता है। लेकिन अगर वो लेसर दे रहा हो लीज के ऑप्शन में, तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो वो आपका लीज के ऑप्शन में तो ये पेमेंट नहीं होगा और परचेज के ऑप्शन में पेमेंट होगा, तो उस केस के अंदर आप इसको क्या करोगे, कंसीडर करोगे। समझ पा रहे बात, तो ये एक तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, जो अपन ने लिखा भी था। ब्रेक इवन लीज रेट, लेसी के लिए क्या है, रेंटल एट विद द लेस इज इन डिफरेंस टू चूज बिटवीन द लीज फाइनेंसिंग और बोरोइंग और बाइंग। और लेसर के लिए क्या है, द ब्रेक इवन लीज रेंट रिप्रेजेंट द मिनिमम लीज रेंटल दैट ही कैन एक्सेप्ट द एनपीवी एट दिस लेवल, जो वो जीरो होगा। और डिस्काउंट रेट जो यूज होगी वो कौन सी होगी, मार्जिनल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड लेसर, कि वो जो पैसा लेके है उसके ऊपर ओवरऑल उसकी कॉस्ट क्या लग रही है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें हैं लीज के अंदर, अच्छे से पढ़िएगा, सिंपल सा एक टॉपिक है। और कोई डाउट हो तो बता दीजिए।
बिल्कुल। क्वेश्चन का जो है वो देखो, पहले चैप्टर वाइज करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी जो थोड़ा सा प्लान ये है कि एबीएसटी के अंदर अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, स्टेट्स, ये जो सारे के सारे हैं, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, मतलब पेपर वन पूरा और पेपर टू का स्टेट्स, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो वो आपका 30 अप्रैल तक कंप्लीट करवा देंगे। 30 अप्रैल तक कंप्लीट करवाने के बाद में फिर जो वो डेली का एक ही काम करेंगे, सुबह को जो वो आपको दे दिए जाएंगे 2 चैप्टर, जिनको आपको 2 बार जो वो रिवीजन करना है। उसके बाद में शाम को जो उसका टेस्ट जो वो अपलोड किया जाएगा। उसके लिए मुझे जो वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन जो वो अच्छे बन पाएंगे। इस वजह से मैं जो वो अभी नोट्स पे ध्यान दे रहा हूँ, ताकि नोट्स में ऐसा कोई पॉइंट बचे नहीं। फिर जो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस और मैराथन क्लास वगैरह रखेंगे भाई। चैप्टर जो जैसे सब्जेक्ट वाइज जो 4-4, 5-5 घंटे की एक एक जो मैराथन क्लास है वो रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि आपको फिर इधर उधर रिवीजन के लिए माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर को देखने के लिए सीधा सा जो मैराथन क्लास ओपन की और उसको जो आपने एक बार से चला लिया, पूरा सब्जेक्ट जो रिवीजन हो गया, और फिर जो कंटिन्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, ताकि जब तक एग्जाम हो तब तक अपना चैप्टर रिवीजन होते रहेंगे। और आपके लिए फिर ऑडिट और टैक्स जो है वो, टैक्स चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है, फिर टैक्स और ऑडिट जो थोड़ा स्पीड में हो जाएंगे। पेपर थर्ड आपको कंटिन्यू करते ही रहना है। क्लियर है भाई? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा ना। कोई भी डाउट हो या कोई भी जैसे बुक में लिखा है और आपको लगता है कि इसके अंदर जो डिस्कशन की जरूरत है, तो उसके इसके अंदर या तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि जो है और बाकी स्टूडेंट के भी काम आ जाएगा। तो उसका जो भी फोटो खींच के उस ग्रुप में डाल दीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो वो लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर जो आपको रिप्लाई भी कर दूंगा।